अब हम देखते हैं कि अगर हमारी क्लास के अंदर प्राइवेट वाले सेक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट डेटा मेंबर आ जाए तो उसकी वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करेंगे। ये एक क्लास है इंक्रीमेंट जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, एक मेंबर फंक्शन है ऐड इंक्रीमेंट का, एक प्रिंट का और उसको हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया, और दो प्राइवेट डेटा मेंबर्स, एक इंटीजर काउंट के नाम से और एक इंटीजर इंक्रीमेंट के नाम से जो कि कांस्टेंट है। ये दो हमने डेटा मेंबर्स लिखे हैं। कंस्ट्रक्टर की बात करें तो ये दो पैरामीटर c और i, इन दो की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा और अपने इन दो डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर देगा। अगर तो आप इनको कोई वैल्यू नहीं देंगे, यानी उस सूरत में ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के तौर पे काम करेगा, तो ये खुद ब खुद इन 0 और 1 को जो है वो समझ लेगा कि 0 काउंट के लिए है और 1 जो है वो इंक्रीमेंट के लिए है। और अगर यूज़र दे देगा वैल्यूज़ तो ये वो दो वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अब याद रहे कि जो कॉन्स्ट है ये हमारा कांस्टेंट है, यानी एक कांस्टेंट इंटीजर है। इसको हम क्या बगैर, जिस तरह हमने पहले देखा कि जो कांस्टेंट हम लिख रहे थे हम उसे वहीं इनिशियलाइज कर रहे थे, तो क्या इस सूरत में हम इसको इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जाकर इसको इंक्रीमेंट या इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं? तो हम अब इस चीज़ को देखते हैं। इस इंक्रीमेंट डॉट सीवीपी की अगर आप इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो अभी हम कंस्ट्रक्टर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं और इस प्रिंट वाले फंक्शन को देखें तो ये बिल्कुल सादा सा फंक्शन है जो कि काउंट और इंक्रीमेंट की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, और इसको हमने कॉन्स्ट इसलिए रखा है कि ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा। अब आप देखें कि ये कंस्ट्रक्टर बड़ा ख़ास अंदाज से लिखा गया है। आपको इसके अंदर जैसे ही इसकी पैरामीटर लिस्ट की पेरेंथीज क्लोज होंगी आपको उसके बाद एक कॉलन नज़र आएगा, फिर उस डेटा मेंबर का नाम काउंट जो कि हमारे इस प्राइवेट सेक्शन में है इसका नाम नज़र आएगा, और पेरेंथीज के अंदर इसको ये सी जो हमने कंस्ट्रक्टर की पैरामीटर लिस्ट में लिखा है वो एक आर्गूमेंट के तौर पे पास होता नज़र आ रहा है। फिर एक कोमा है उसके अंदर, उसके बाद फिर हमने इंक्रीमेंट लिखा है। अब ये इंक्रीमेंट क्या है, ये हमारा ये कांस्टेंट इंटीजर है। इस कांस्टेंट इंटीजर को हम इनिशियलाइज बड़े ख़ास अंदाज से कर रहे हैं, और ये जो तरीकाकार है कॉलन लिख के कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर लिस्ट के बाद कॉलन लगा के और फिर अपने डाटा मेंबर्स को बारी बारी लिखना और उनको इनिशियलाइज करना, ये तरीकाकार मेंबर इनिशियलाइज़र कहलाता है। यानी आप अपने जितने भी डेटा मेंबर हैं उनको कंस्ट्रक्टर की बॉडी की बजाय उससे ऊपर, यानी कंस्ट्रक्टर की बॉडी के एग्जीक्यूट होने से पहले ही आप इन दोनों को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। अब अगर आप सोचें तो हमने देखा पहले कि जो भी कांस्टेंट हमारे डेटा मेंबर्स हैं उनको उसी जगह पर इनिशियलाइज करना लाजमी होता था, यानी कि हमने इनको इधर ही किसी ना किसी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देना था। और जो कांस्टेंट जो वेरिएबल्स होते हैं वो पूरी प्रोग्राम की लाइफ के दौरान चेंज नहीं होते, वो फिक्स हैं। तो जहाँ पर आप उनको डिफ़ाइन करेंगे वहीं पे आप उनको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। लेकिन क्लासेस के अंदर हमने देखा कि आमतौर पे हम जब वेरिएबल्स को लिख रहे होते हैं तो हम उनको इनिशियलाइज नहीं करते वहाँ पर, बल्कि हम जस्ट सिर्फ उनके नाम मेंशन करते हैं, उनकी डेटा टाइप मेंशन करते हैं और साथ ये बताते हैं वो कांस्टेंट है या नॉन कांस्टेंट है, और एक दूसरी फाइल यानी उसी हेडर फाइल की कॉरस्पॉन्डिंग एक सीपीपी फाइल के अंदर हम जाकर उनको इनिशियलाइज करते हैं। तो अब हम जो कांस्टेंट डेटा मेंबर है उसको एक दूसरी फाइल के अंदर जाकर कैसे इनिशियलाइज करवाएंगे? क्या कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इनको इनिशियलाइज करें? करके देखते हैं। अगर हम यहाँ लिखें इंक्रीमेंट और इसको हम किसी चीज़ से इनिशियलाइज करें तो आप देखें कि उसने नीचे एक एरर मार्क करना शुरू कर दिया है विजुअल स्टूडियो ने। वो कह रहा है कि एक्सप्रेशन मस्ट बी ए मॉडिफाइएबल एल वैल्यू, यानी कि आपने यहाँ पर कोई ऐसा वेरिएबल लिखना है जो कि कांस्टेंट ना हो। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर तो हम अपने इस डेटा मेंबर को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, तो फिर हम अपने उस कांस्टेंट को कहाँ पे इनिशियलाइज करें? डॉट एच के अंदर हम नहीं करेंगे तो फिर डॉट सीपीपी में किस जगह करें? तो उसके लिए फिर सी प्लस प्लस में एक हमें नई चीज़ यानी मेंबर इनिशियलाइज़र का सिंटैक्स दिया गया है। वो किस तरह से है, आप कंस्ट्रक्टर की जैसे ही पैरामीटर लिस्ट इसकी क्लोज हो पेरेंथीज उसके बाद कॉलन लगाएं और उसके बाद आप अपने डेटा मेंबर्स के नाम लिखें
पेरेंथेसिस लगाकर उनको वो पैरामीटर पास करें जो कि कंस्ट्रक्टर अभी यूज़र से लेगा, और फिर इस ब्रैकेट को बंद करें, कॉमा लगाएं, दूसरे डाटा मेंबर का नाम लिखें, पेरेंथेसिस लगाएं, उसको कोई पैरामीटर पास करें या जो वैल्यू आप पास करना चाह रहे हैं इनिशियलाइज करने के लिए, ब्रैकेट बंद करें, और अगर आपके पास 2 से ज़्यादा है तो कॉमा लगाकर करते चले जाएं। तो इस सूरत में आपने देखा कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपने कांस्टेंट मेंबर को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ये वाला एरर है। तो फिर हमने उसको कहा कि आप इस बॉडी के एग्जीक्यूट होने से पहले ही अगर आप इसको यहाँ पर लिख दें तो C++ फिर हमें अलाउ कर देगा कि हम अपने इस इंक्रीमेंट वाले कांस्टेंट डेटा मेंबर को भी इनिशियलाइज करवा सकें। ये सिर्फ और सिर्फ एक नया तरीका है अपने कांस्टेंट डेटा मेंबर्स को अपने कंस्ट्रक्टर की बॉडी से पहले ही, उसके एग्जीक्यूट होने से पहले ही इनिशियलाइज करवाने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये जो हमने काउंट लिखा है इसको हम क्लास की या अपने इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर किसी चीज़ से इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो जी हाँ, कोई एरर, नीचे कोई लाइन नहीं, इसकी रेड लाइन ड्रा नहीं की विजुअल स्टूडियो ने। तो इसका मतलब है कि हम अपने नॉन कांस्टेंट डेटा मेंबर्स को तो कंस्ट्रक्टर की बॉडी में इनिशियलाइज या मॉडिफाई कर सकते थे, लेकिन हमारा जो कांस्टेंट डेटा मेंबर है इंक्रीमेंट, इसको अगर हम दोबारा करने की कोशिश करते हैं तो वो एरर आएगा। इस चीज़ से बचने के लिए हम इस वैल्यू को यहाँ इनिशियलाइज करने की बजाय इन ब्रैकेट से ऊपर यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे। और अगर आप इसको एक ही लाइन पे कोड को लाएं तो आप ऐसे भी ला सकते हैं, इसको आप यहाँ से कट कर लें और इधर लाकर पेस्ट कर दें। तो असल में कुछ इस तरह का सिंटैक्स आपको नज़र आएगा। कंस्ट्रक्टर यानी क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर कंस्ट्रक्टर का नाम, इसकी पैरामीटर लिस्ट, जैसे ही पैरामीटर लिस्ट ख़त्म हुई कॉलन लगाया, और फिर अपने सारे डेटा मेंबर्स को 1 बाय 1 आपने यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज कर दिया। तो जो आपके जितने भी कांस्टेंट मेंबर हैं उनके लिए ये रिक्वायर्ड तरीका है, इसके बगैर आप उनको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप अपने नॉन कांस्टेंट को यहाँ से मिटाकर इस बॉडी के अंदर ले जाएं तो आप यहाँ पर उनको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चाहें तो कांस्टेंट को यहाँ पर आप अपने कांस्टेंट डेटा मेंबर्स को यहाँ पर इनिशियलाइज करवा लें और नॉन कांस्टेंट को कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर इनिशियलाइज करवा लें। यहाँ आप सेट वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इन दोनों को क्लास की इस कंस्ट्रक्टर से बॉडी के एग्जीक्यूट होने से पहले ही यहाँ पर एक लिस्ट की शक्ल में लिख दें। तो ये जस्ट एक तरीका है C++ के अंदर जिसके ज़रिए आप अपने कांस्टेंट डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं। इसके अलावा इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अब अगर देखें तो हेडर के अंदर हमने एक और चीज़ थोड़ी सी चेंज की कि हमने एक फंक्शन जो कि 1 लाइन का था उसको हमने हेडर के अंदर ही रख दिया। आल दो कि हमें यही चाहिए कि होना तो ये चाहिए था कि हमें इस फंक्शन का सिर्फ प्रोटोटाइप देते और इम्प्लीमेंटेशन CPP में करते। तो ये भी तरीका है कि अगर आपका कोई फंक्शन बिल्कुल छोटा है तो आप उसको वहाँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसको अलग ही डिफ़ाइन करें। ये जस्ट फंक्शन करेगा क्या कि ये काउंट के वेरिएबल को सिंपल इंक्रीमेंट की वैल्यू से प्लस कर देगा। क्या मतलब कि अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की इन वैल्यूज़ की बात करें तो i के अंदर 1 है और काउंट के अंदर 0 है। जैसे ही आप ये फंक्शन कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, तो काउंट के अंदर पहले जो चीज़ पड़ी है जो कि 0 है प्लस इंक्रीमेंट 1, इन दोनों का सम होके जो नई वैल्यू है वो अपडेट होके काउंट को चली जाएगी। जितनी बार ये फंक्शन कॉल होगा उतनी दफ़ा ये इंक्रीमेंट करेगा। लेकिन अगर यूज़र ने कोई अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ दे दी हैं तो वो फिर उतने का इसमें एडिशन होती चली जाएगी। अब हम आते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन क्या कर रहा है कि इंक्रीमेंट क्लास इन डेटा टाइप एक वेरिएबल बना रहा है उसका या ऑब्जेक्ट बना रहा है, और पेरेंथेसिस में इसको काउंट को 10 की वैल्यू दे रहा है और इंक्रीमेंट को 5 की वैल्यू दे रहा है, और साथ में कह रहा है कि इनको इंक्रीमेंट करने से पहले अगर प्रिंट करें तो क्या आंसर होगा। तो इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल होके एग्जीक्यूट हुआ
और इसके अंदर ये पहली स्टेटमेंट जो हमने भी देखी कि बिफोर इंक्रीमेंटिंग काउंट की वैल्यू 10 है जो कि हमने ये यहाँ पर 10 दी है, और इंक्रीमेंट की वैल्यू 5 है जो कि हमने यहाँ पर दी है। फिर हमने एक फॉर लूप लगाया, इसको 1 से लेकर 3 तक चलाया, यानी 3 टाइम्स चलाया, और इस ऑब्जेक्ट को, यानी जो वैल्यू वाला ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इस ऐड इंक्रीमेंट के फंक्शन को कॉल किया। अब ऐड इंक्रीमेंट का फंक्शन क्या काम कर रहा था कि उसके अंदर काउंट के अंदर जो चीज़ पहले रखी गई है उसके अंदर इंक्रीमेंट का इजाफा कर रहा है। तो काउंट के अंदर अभी आपने 10 रखवा दिया और इंक्रीमेंट में आपने 5 रखा, तो ये कॉल जब एग्जीक्यूट होगी तो आपको ये वाला जो मैसेज प्रिंट अप होगा फ़ौरन, उसके अंदर आपको एक तो जे नज़र आएगा जो कि इसका इंडेक्स है, और साथ में आपको वैल्यू नज़र आ जाएगा। तो अगर आप इस आउटपुट को देखें तो आफ्टर इंक्रीमेंट नंबर 1, यानी लूप की पहली इटरेशन के ऊपर काउंट की वैल्यू 10 से 15 हो गई, लेकिन इंक्रीमेंट की वैल्यू 5 ही रही। हमने देखा कि काउंट जो है वो हमारा वेरिएबल है और इंक्रीमेंट हमारा कांस्टेंट है। इसी तरह जब लूप की दूसरी इटरेशन चलेगी तो काउंट के अंदर पहले 15 पड़ा हुआ है, उस 15 के अंदर इंक्रीमेंट का 5, यानी जो 5 है इसका मॉडिफिकेशन होके नई वैल्यू काउंट को असाइन हो जाएगी जो कि 20 है। फिर तीसरे इटरेशन के ऊपर फिर उसमें 5 ऐड होगा तो 25, और इंक्रीमेंट जो है हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको सिर्फ हम इनिशलाइज ही कर सकते थे, जो कि हमने पहली स्टेटमेंट में इस कंस्ट्रक्टर को कह दिया था कि वो 5 से इनिशलाइज कर ले, तो उसने अपने इस सिंटैक्स से इनको इनिशलाइज करवा लिया। तो इस पूरे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ जो नई चीज़ थी वो ये मेंबर इनिशलाइजर का सिंटैक्स था कि सिंपल आपके जितने मेंबर वेरिएबल्स हैं या डेटा मेंबर्स हैं उनको आप लिखते चले जाएं, पेरेंथेसिस लगाएं और उनके अंदर जो वैल्यू पास करनी है वो लिखें, ब्रैकेट्स बंद करें, कॉमा लगाएं, दूसरा पैरामीटर लिखें या दूसरा डेटा मेंबर लिखें और उसको वैल्यू दें, और फिर तीसरा लिखें, और इस तरह से अपने सारे डेटा मेंबर्स को एक लिस्ट की तरह पहले ही जो है उसकी कंस्ट्रक्टर की बॉडी के एग्जीक्यूट होने से पहले ही आप यहाँ पर लिख दें। तो कांस्टेंट को इनिशियलाइज करने के लिए C++ क्लासेस के अंदर ये वाला सिंटैक्स हमें अलाउ करती है। आप इस कोड को देखें, चलाएं, इसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, कोशिश करें कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कांस्टेंट को कोई वैल्यू देने की कोशिश करें। जब आपके पास ये एरर्स आएंगे तो अब आपको ज़्यादा आसानी से ये समझ आ जाएगा कि इस सिंटैक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये सिंटैक्स हमारा अगले प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ होगा जब हम कंपोजिशन, यानी हम दूसरी क्लासेस के ऑब्जेक्ट किसी और क्लास के अंदर बना रहे होंगे और फिर हमने उनके कांस्टेंट डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करवाना होगा, तो हम ये वाला सिंटैक्स यूज़ करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है।